हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 का रिवीजन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस वीडियो में हम सारी वर्ड प्रॉब्लम्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब खत्म कर देंगे। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको ट्रिक्स वगैरह सब मैं बता दूंगा किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और कहाँ पे आपको मिस्टेक्स नहीं करनी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन का सिंपल सा मतलब है, अच्छा वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले वेरिएबल्स का मतलब सिंपल सा है कि जो हमारे ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वेरिएबल्स कहलाते हैं मैथ में। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल लेते हैं, एक एक्स और एक वाई। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो। तो लाइक मैंने लिखा है एक्स प्लस वाई बराबर 5, ये लिखा। तो देखो दो वेरिएबल है और दोनों की डिग्री क्या है 1 1। तो ये क्या होगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब हम यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं, हम यहाँ पे दो इक्वेशन के साथ वर्क करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर दूसरी इक्वेशन होगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखी है एक इक्वेशन 3x प्लस 2y बराबर 1 और एक लिखा मैंने 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 6, ये लिखा मैंने। तो यहाँ पे ध्यान से देखो a1 क्या होगा, इस वाली ये पहली वाली इक्वेशन होगी और ये दूसरी वाली होगी। तो यहाँ पे a1 क्या होगा 3, b1 क्या होगा 2 और c1 क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। अब दूसरी इक्वेशन क्या है ये, तो यानी कि a2 क्या होगा 2, b2 क्या होगा आपका 4 और c2 क्या होगा आपका यहाँ पे 6। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम दो इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे हम x और y की वैल्यू निकालते हैं, इतना तो आपने पढ़ लिया होगा क्योंकि हम रिवीजन ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, तो आपके ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इन तीनों सॉल्यूशन से सेम आंसर आता है, हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एलिमिनेशन वाला। ठीक है, ये दोनों मेथड आप तभी लगाएं जब आपसे बोलेगा क्वेश्चन में, नहीं तो आप एलिमिनेशन से ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशंस पढ़ते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, तो तीन आपको सॉल्यूशन याद रखना है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा, इस बार भी बोर्ड में हर साल आता है। तो पहला ये रट लो बिल्कुल, इसी इक्वेशन से हमने ये सारे तीनों फॉर्मूले बनाया। यूनिक सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब है, पहले आपको लाइन समझाता हूँ। अगर दो लाइन है, इनसे हमारे कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं वो देखते हैं। तो देखो, या तो ये दोनों लाइनें आपस में इस तरीके से कट होंगी, या फिर एक लाइन अगर ऐसी है तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही आ जाएगी। ठीक है, मतलब एक लाइन मैंने खींची और इसके ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई, है ना। और एक तीसरी कंडीशन बन सकती है क्या, कि जब ये एक लाइन यहाँ है और एक लाइन इसके पैरेलल में खींचती। ठीक है, हर लाइन की एक अपनी इक्वेशन होती है, इसलिए हम यहाँ पे दो इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इंटरसेक्ट का मतलब आपस में कट करना, कि अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो मैंने लिखा भी इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हो रही होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और इसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अब बात आती है सेकंड वाले की, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, मैंने बताया कि अगर दोनों लाइन एक के ऊपर एक आ रही है, ठीक है, ओवरलैप कर रही है अगर एक दूसरे को, तो वहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन लगता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। डोंट वरी, आपसे कोई नहीं बोलेगा कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो बताओ, या फिर ओवरलैप कर रही है तो बताओ। आपसे वहाँ पे क्वेश्चन में पहले बोल देगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये इक्वेशन है और वो यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, आप इसे सोल्व करो। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको समझ आएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब तीसरी और लास्ट, जब हमारी दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी, देखो इन तीन कॉम्बिनेशन के अलावा चौथा कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता अगर दो लाइनें खींची जा रही है। ठीक है, तो अगर नो सॉल्यूशन होगा तो वो कौन सी कंडीशन होगी, पैरेलल लाइंस की। और ये क्या होती है, जब हम a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो पैरेलल लाइंस के ऊपर आते हैं, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से करना। ठीक है, ये फिर भी थोड़े कम पूछे जाते हैं पर ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल स्पेशल है ना। ये अब ध्यान रखना, ये स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये इकलौता ऐसा है जो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, जो इकलौता क्या है, ये इनकंसिस्टेंट, और ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। याद रखना, सिर्फ पैरेलल वाला क्या होता है हमारा, इनकंसिस्टेंट, और सिर्फ ये दोनों के दोनों क्या होंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो पैरेलल इसलिए स्पेशल है क्योंकि इनकंसिस्टेंट होता है और इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। अब हम यहाँ पे देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की ट्रिक। हमें वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी और उसे सोल्व करना पड़ेगा, तो उसकी ट्रिक्स देख लो। देखो, कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में अगर एक्सीड वर्ड लिख रहा है या फिर इज वर्ड लिखा दिखाई दे रहा है, या तो एक्सीड या इज, तो हम वहाँ पे हमेशा इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, ये ट्रिक्स हैं, आप ये एपी में भी पढ़ोगे, वहाँ पे भी ये वर्क करेंगी, हर वर्ड प्रॉब्लम से भी वर्क कर जाती हैं। ठीक है, तो कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है ना कि इंग्लिश पढ़ के वर्ड प्रॉब्लम समझ नहीं आती, तो ये आपकी ट्रिक्स हैं। क्या,
अगर एक्सीड या इज लिखा दिख रहा है तो आप क्या लगाओगे, इक्वल्स टू, ठीक है। और अगर मोर देन या बाय वर्ड दिखा है तो क्या लिखोगे, प्लस। बाय का मतलब हमें लगता है डिवाइड, बट नहीं, वर्ड प्रॉब्लम्स में बाय का मतलब क्या होता है, प्लस। तो मोर देन या बाय दिख रहा है तो प्लस। ये तो आप बेसिक है। डिफरेंस अगर कहीं है तो माइनस होगा, कहीं भी डिफरेंस लिखा है तो माइनस, और टाइम से तो मल्टीप्लाई, टाइम से तो मल्टीप्लाई, है ना। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने लिखा 4 टाइम्स या लिखा मैंने 3 टाइम्स, तो 4 टाइम्स का मतलब क्या होगा, 4 की मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स का मतलब क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप ये 3 सॉल्यूशन अच्छे से रट लो, एक बार देख लो इनको बिल्कुल अच्छे से। यूनिक में नॉट इक्वल टू, इनफाइनाइट में तीनों इक्वल, और पैरेलल में 2 इक्वल, तीसरा अनइक्वल, ठीक है। ये इनकंसिस्टेंट और ये दोनों कंसिस्टेंट। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन है, इसको बिल्कुल अच्छे से देख लो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो जो भी आपको ठीक लगे, पर इसको अच्छे से कर लेना। अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है, जिसमें आपको 2 इक्वेशन दे रखी हैं, एक ये और एक ये, और ये दोनों इक्वेशन क्या है, हमारी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है। मैंने बोला था ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ज़्यादातर के की वैल्यू निकालने के लिए आते हैं। तो क्या बोला है, और उसके लिए आपको तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको के की वैल्यू निकालनी है, जिसमें ये दोनों इक्वेशन क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दिखा रही है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या होता है आपके सामने, कि जब तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक है। तो आपको के की वैल्यू बतानी है। तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। मैं मानता हूँ ईजी है, पर आप इसे गलत हो जाता है, और ये बोर्ड में कई बार आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, के एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 2, ये है। तो पहले ना एक्स वाई एक तरफ करो, नंबर वाले एक तरफ करो। तो इक्वल्स टू में वाई है, इसको धर ले आओ, तो क्या होगा, के एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये होगा। और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, 6x प्लस 6x इक्वल्स टू 2y प्लस 3, ये है ना। तो 2y को उधर ले आओ, तो क्या होगा, 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। हमेशा सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक्स वाई एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे a1 क्या होगा, सोचो, a1 होता है पहली वाली इक्वेशन में, x के साथ जो होता है वो a1 होता है। तो ये क्या है हमारा, k है a1, ठीक है। a2 क्या होगा, जो दूसरे x के साथ होगा, तो यहाँ पे क्या है, a2 6, ठीक। अब बात आती है b1 क्या होगा, जो y के साथ होता है, y के साथ यहाँ पे क्या है 1, पर बच्चे ना 1 लिख देते हैं, साइन के साथ लेते हैं, तो क्या होगा -1, ठीक। और b2 क्या होगा यहाँ पे, माइनस का 2, सही है। अब c1 क्या होगा यहाँ पे 2, अब c2 क्या होगा यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको। अब ये इक्वेशन क्या थी आपकी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की थी। तो अगर ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन शो कर रहा है, अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन शो कर रहा है, तो पक्की बात है कि सॉल्यूशन होगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों का इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, यानी कि आप किसी से भी फाइंड कर लो, आपका आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। ये 4 पार्ट ना ऑप्शन है, हमें ये देखना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, देखते हैं। तो इसमें पुट करते हैं हम सीधा a1 अपॉन a2 यानी कि k अपॉन 6 इक्वल्स टू, फिर क्या आएगा b1 अपॉन b2 यानी कि -1 अपॉन -2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 का मतलब 2 अपॉन 3, तो 2 अपॉन 3, यहाँ तक समझ में आया। अब इसे सोल्व करो। तो अब देखो, आप किसी को भी किसी से कंपेयर कर लो, ज़्यादातर हम मैथ में क्या करते हैं, शुरू के 2 को कंपेयर कर लेते हैं और फिर पहला और तीसरा कंपेयर कर लेते हैं। तो आप देखो, शुरू के 2 को कंपेयर करके देखो एक बार आप, तो कैसे करोगे, k अपॉन 6 इक्वल्स टू -1 अपॉन 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर 6 को इधर ले आओ, तो 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 अपॉन 2, यानी k की वैल्यू आ गई -3, आ गई। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो हम देख लेते हैं एक बार ऑप्शन में -3 है, हाँ है। तो बच्चे यहाँ पे टिक मार के आ जाएंगे, और हो जाएगा गलत। गलत क्यों होगा, k की वैल्यू -3 तो आ गई। अब ज़रा एक बार चेक करना इसको इससे, तो क्या होगा, k अपॉन 6 इक्वल्स टू इसको और इसको, हमने पहले और दूसरे को किया, आप क्या करेंगे, पहले और तीसरे को चेक करेंगे। तो 2 अपॉन 3 हम ये देख रहे हैं कि क्या इससे भी सेम आंसर आ रहा है, तो ये इधर जाएगा, k बराबर 6 इंटू 2 अपॉन 3, 3 2 जा 6, k की वैल्यू क्या आ गई 4। अब ध्यान से देखो, अब इसमें क्या हुआ, शुरू के जब 2 चेक किया तो -3 आया, और जब पहला और तीसरा चेक किया तो k का आंसर क्या आया 4, जबकि k की वैल्यू सेम आनी चाहिए थी, चाहे पहले से चेक करो या दूसरे से चेक करो, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है, तीनों आंसर सेम आने चाहिए थे। पर क्या हुआ, पहले से दूसरी वैल्यू आई, दूसरे से अलग आई। तो हमारा जो सोल्यूशन है, k की वैल्यू यहाँ पे कभी भी फाइंड हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि पहले शुरू के 2 में निकाली वो -3 आई, जब पहले तीसरे की चेक करी तो 4 आया। तो ध्यान से देखो, इन्होंने कन्फ्यूजन करने के लिए -3 भी दे दिया, 4 भी दे दिया। जो बच्चे पहले तीसरे को कंपेयर करेंगे उनका 4 आ जाएगा, और जो बच्चे पहले दूसरे को कंपेयर करेंगे वो -3। अब बताना, एक ही क्वेश्चन में 2 ऑप्शन कैसे सही हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है।
ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। समझ में आया क्यों हमने डज नॉट एग्जिस्ट लिखा? क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पे -3 होगी, यहाँ पे 4 है, ठीक है। आनी क्या चाहिए थी? अगर ये -3 है तो ये भी -3 आनी चाहिए थी, अगर ये 4 है तो ये भी 4 आनी चाहिए थी, तभी ये आंसर ठीक होता, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + 5 = 1 और आपको इक्वेशन ये दे रखी है इज़ इनकंसिस्टेंट। क्या दे रखा है आपको? इनकंसिस्टेंट। अब याद करो, सिर्फ एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि इनकंसिस्टेंट है। कौन सा? पैरेलल वाला। जो हमारा पैरेलल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? हमारा इनकंसिस्टेंट। और ऊपर के दोनों क्या हैं? कंसिस्टेंट। तो अब आप बोलो भैया अगर कंसिस्टेंट दे देंगे तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? डोंट वरी, वहाँ पे आपको बोलेगा कि आपको यूनिक लगाना है, इनफाइनाइट। ऐसे कभी नहीं आता। पैरेलल में इनकंसिस्टेंट होता है, इसलिए उन्होंने इनकंसिस्टेंट लिख दिया, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन क्या होती है? a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। तो पहली इक्वेशन में a1 क्या होगा? 3, a1 3, b1 क्या होगा? y के साथ जो लिखा है 1, है ना, और c1 क्या होगा आपका? 1, इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। अब गैस करो a2 क्या होगा? गैस करो। जो x के साथ लिखा है वो क्या होता है? a2, यानी कि 2k - 1। b2 क्या होगा? k - 1, है ना, और c1 क्या होगा? 2k + 1 c2, ठीक है। अब ये क्या है हमारा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट की कंडीशन आपको पता ही है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती है। अब बात आती है भैया, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं पहले। चलो, 3/2k - 1 = 1/k - 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/2k + 1। अब बात आती है भैया हम किसे कंपेयर करें? इन दोनों को करें, या इन दोनों को करें, या इन दोनों को करें? तो आपको मैं बता देता हूँ, कभी भी अगर ऐसे पैरेलल वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू का होता है, कई बार बच्चे इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, फिर कहते हैं भैया ये नॉट इक्वल टू में आ रहा है। आप हमेशा शुरू के दो करना। किसके केस में? पैरेलल के केस में। पैरेलल के केस में आप किसको करना? हमेशा शुरू के दो को करना, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन ना हमारी यूनिक वाली होती है, यानी कि नॉट इक्वल्स टू यूनिक वाली में भी आता है, और पैरेलल वाले में आपको शुरू के दो में करना है बस, ठीक है। इतनी सी बात याद रखना। और ना आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई आप उसे किस तरीके से आंसर चाहिए। ये क्वेश्चन ज़्यादातर MCQ में आते हैं, ठीक है। और अगर 2 नंबर में भी आता है तो आप इन दोनों कंपेयर करना, ठीक है। तो कर लेते हैं, इन दोनों कंपेयर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3k - 3 = 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2k - 1, के वाले एक तरफ और ये नंबर वाले एक तरफ, तो क्या होगा? 3k - 2k = -1 + 3। तो यानी k बराबर 3 में से 1 गए 2, तो आंसर आ गया। समझ में आया आपको ये दोनों क्वेश्चन? क्लियर है? तो ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि यहाँ पे ना कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, भई हम इस दोनों को क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि अगर इन दोनों को लोगे ना तो नॉट इक्वल टू आएगा। अगर ऑप्शन में नॉट इक्वल टू नहीं हुआ, ये टीचर को इसमें फिर आप कैसे करोगे? तो अगर नहीं होता है तो आप शुरू के दो कंपेयर कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप सबको? अगर आप इन दोनों को भी सोल्व करोगे ना, आपका आंसर तब भी 2 ही आएगा। तो वहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कभी नहीं लिखा होगा, लाइक ऐसे है ना, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप चेक कर लेना, इनसे ये आंसर आएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर 3 से पहले ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ये आप करना। ये दो इक्वेशन है, ये हमारी कंसिस्टेंट है या नहीं है, आपको चेक करना है। तो अगर ये कंसिस्टेंट होंगी तो ये दोनों केस बनेंगे, या तो यूनिक या इनफाइनाइट। तो अगर तीनों इक्वल आ गए तब भी वे कंसिस्टेंट, अगर शुरू के दो नॉट इक्वल टू आए तब भी कंसिस्टेंट। तो आप चेक करना कि ये दोनों इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट हैं या नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ, ध्यान से देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स मैं 3 तरीके कवर करूँगा यहाँ पे। एक तो आपकी फ्रैक्शन वाली, एक एज वाली, है ना, और एक नंबर रिवर्सिंग वाली, जो नंबर रिवर्सिंग वगैरह की आती हैं, और एक अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये 4 तरीके की बनती हैं इस चैप्टर में से। तो मैं चारों तरीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेते हैं। तो फ्रैक्शन वाली सबसे पहले देख लेते हैं। फ्रैक्शन की एक समझ लो, सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। एज की भी एक समझ लो कि सारे सेम है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या बोला है। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3, ठीक है। जो बिकम का मतलब भी इक्वल्स टू होता है, पर चलो देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3, जो फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाएगा,
ठीक है, फ्रैक्शन जो है वो 1/3 हो जाएगा। व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम 1/2, ये ठीक है। अब पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो आप हमेशा ना ऐसे क्वेश्चंस में लेट करना, लेट द फ्रैक्शन, आप हमेशा फ्रैक्शन को लेट कर लो x/y, ठीक है, क्योंकि हमें तो फ्रैक्शन ही नहीं पता कि फ्रैक्शन है क्या। तो अब पढ़ते हैं। अब फ्रैक्शन बिकम 1/3, यानी कि फ्रैक्शन जो है वो हमारा 1/3 हो जाएगा, यानी कि x/y बराबर हो जाएगा 1/3 के, ठीक है। व्हेन कब होगा, जब 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर, है ना, जब 2 किससे सब्ट्रैक्ट होगा, न्यूमरेटर से। एंड से दूसरी स्टेटमेंट शुरू हो गई है, ठीक है, यहीं तक पढ़ेंगे, यहाँ तक, ठीक है। क्या बोला, व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर कौन सा होता है, ऊपर वाला, डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला। तो 2 इज सब्ट्रैक्ट, तो बात आती है भैया 2 - x लिखें या x - 2 लिखें, तो हमेशा याद रखना x में माइनस करते हैं, x में माइनस करते हैं, यानी कि ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत है बच्चे। 2 - x लिख के आया था कि 2 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं। क्या बोला इसने कि व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो क्या लिखोगे आप, x - 2/y = 1/3, ठीक है, ये लिखा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो करते हैं 3x 3 2 6 = y 1 y। अब नंबर वाले एक तरफ, फ्रैक्शन और एक्स वाई वाले एक तरफ, तो 3x - y = 6। कैसे, ये y इधर आया, ये इधर चला गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 गिवन, ठीक। अब बनाते दूसरी इक्वेशन, ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी से क्या बोला था, एंड इट बिकम 1/2, तो फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा क्या, 1/2। कब होगा, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, जब हमारा 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा कहाँ से, डिनोमिनेटर से। तो ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है हमारा, 1 सब्ट्रैक्ट, यानी कि y - 1, 1 - y नहीं, गलत हो जाएगा। क्या करेंगे हम, y - 1, तो इक्वल में 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x बराबर y - 1, y - 1 की 1, अब x y वाले एक तरफ, तो 2x - y नंबर वाले एक तरफ। तो ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो आपको फ्रैक्शन निकालना था, तो अब बस क्या करेंगे, इनमें एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन इन इक्वेशन 1 और 2। मैंने बोला ना, आप कभी भी सब्स्टिट्यूशन या फिर ग्राफिकल नहीं लगाओगे अगर क्वेश्चन में नहीं बोला सामने से, हमेशा क्या लगाओगे आप, एलिमिनेशन। तो देख लेते हैं, 3x - y = 6, और यहाँ पे क्या है, 2x - y = -1, ठीक है, ये है। तो अब करते हैं, अब देखो एलिमिनेशन कैसे होता है। एलिमिनेशन का अगर जिसको दिक्कत आती है मैं एक बार बता देता हूँ। एलिमिनेशन में क्या होता है, किसी भी एक चीज़ को सेम करना होता है, या तो x को सेम करो या y को, किसी भी अगर एक चीज़ को सेम कर लोगे वो हो जाएगा। और अगर चीज़ सेम पहले से ही है तो साइन बदल दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x की जगह 3, यहाँ पे x की जगह 2 है, ठीक है, और y की जगह यहाँ भी 1 है, यहाँ पे y की जगह 1 है, तो यानी कि एक चीज़ सेम है पहले से ही। अब क्या करो, साइन बदल दो। तो साइन कैसे बदलेंगे, किसी एक चीज़ को काटना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। नीचे वाले के साइन बदलते हैं, ऊपर वाले के नहीं। तो ये माइनस का है तो प्लस, ये माइनस का है प्लस, तो y से y कट गया, क्योंकि माइनस का था प्लस का था। अब 3x में से 2x जाएंगे तो क्या होगा, x, और 6 + 7, अब ये -1 नहीं रहा, अब ये +1 हो गया, तो ये क्या आएगा, 6 + 1 7, ठीक है, समझ में आया। अब इस 7 को चाहे इसमें पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो, आपकी y आ जाएगी। तो पुट कर लेते हैं, x = 7 इन इक्वेशन 1 में कर लो, ठीक है। तो 1 इक्वेशन लिख रहे हैं हम, 3x - y = 6, तो करते हैं 3 × 7 - y = 6, कैलकुलेशन को आगे कर लेते हैं। 3 7 21 - y = 6, y वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ, तो 21 - 6 = y, y इधर गया, 6 इधर आया, इसको माइनस करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 15, ठीक है। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन क्या माना था आपने, x/y माना था, तो फ्रैक्शन क्या आया, x की वैल्यू क्या आई 7 और y की वैल्यू क्या आई 15, तो क्या आएगा आपका 7/15 आपका आंसर। तो याद रखना, कभी भी हमारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरीके से अटैम्प्ट करके आना है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं, अब ये 9 टाइम्स द नंबर और ये इस तरीके का पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। देखो पहले पढ़ लेते हैं, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर है, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर रिवर्सिंग ऑब्टेन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो मेरी बात सुनो, इन क्वेश्चन को करने का तरीका पहले मैं आपको बताता हूँ, सुनना। तो आपको सबसे पहले आपको मैं एक कंसेप्ट बताया था, आप ये बताओ कि 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, 10 से,
और ख़त्म कहाँ पे होता है 99 पे, है ना। 10 से शुरू होता है, टू डिजिट के नंबर, ख़त्म कहाँ होता है 99 पे। तो अब हमेशा याद रखना 2 डिजिट का नंबर हमेशा ना स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है 10y + x की। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने लिखा आपके सामने 25, ठीक है, मैंने लिखा 25 में इसे हम बचपन में क्या बोलते थे वंस प्लेस, इसे क्या बोलते थे हम 10th प्लेस, है ना, 10th प्लेस बोलते थे, वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे पढ़ते थे ना। तो ये आपका वंस प्लेस, 10th प्लेस हो गया। तो अब आप क्या देखो यहाँ पे 25 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 × 2 + 5, देख सकते हैं 10 to the 20 + 5, ठीक है। तो 10 × 2 + 5 25 होगा। अब अगर 55 है मान लो, ये भी 2 डिजिट का नंबर है, इसे भी लिख सकते हैं हम 10 × 5 + 5। 99 को क्या लिख सकते हैं 10 × 9 + 9 लिख सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ हमेशा जो आपका 2 डिजिट का नंबर होगा वो हमेशा 10 × समथिंग में होगा। तो अगर आपके थोड़ा कम समझ में आया तो आप अभी के लिए, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, तो आप याद रखो इस वंस प्लेस को क्या मान लो x और इस टेंस प्लेस को क्या मान लोगे आप y। तो लेट करो, लेट द वंस प्लेस बी, यूनिट प्लेस भी लिख सकते हो, वंस प्लेस बी x और टेंस प्लेस बी y, ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान से सुनो, अगर ये वंस प्लेस से 10 है तो यानी कि इसको हमने x माना है और इसको क्या माना y। तो फॉर्मूला बना के देखना, फॉर्मूला क्या बनेगा, ये आया y, ये y है और ये क्या है आपका x। मैं आपको क्लियरली करके दिखाता हूँ, देखो लाइक 56 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10 × 5 + 6 56। अब ये क्या माना आपने x और इसको क्या माना है आपने y माना है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 10 × y + x, यानी कि 10y + x, होगा नहीं होगा। तो हमारा जो एक्चुअल नंबर हमेशा, एक्चुअल नंबर की जो फॉर्म होगी वो हमेशा क्या होगी 10y + x की फॉर्म में। तो आप क्या लिखोगे एक्चुअल नंबर = 10y + x, ठीक है। और अगर इस नंबर को रिवर्स कर दें, लाइक यहाँ पे 56 है और इसको हम 65 बना दें, तो एक बात पक्की है x इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा। तो रिवर्सिंग नंबर क्या होगा हमारा 10x + y, ठीक है। ये 4 चीज़ें तो आपको हमेशा लिखनी है अगर ये रिवर्सिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। वंस प्लेस को x, टेंस प्लेस को y, एक्चुअल नंबर को 10y + x मानते हैं, रिवर्सिंग नंबर को 10x + y। क्यों मानते हैं आप एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखना, आपको समझ आएगा, ठीक है। ये वंस, ये टेंस और नंबर इस तरीके से बनता है। एक्चुअल नंबर 10y + x, अगर रिवर्स कर दोगे तो सिंपल सी बात है x यहाँ आ जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्या बोला है द सम ऑफ द डिजिट, ठीक है, ये डिजिट ही होती है, लेट द वंस डिजिट, यहाँ पे डिजिट लिख देते हैं, डिजिट, और ये टेंस डिजिट, डिजिट ही तो है, ये डिजिट ही तो थी। तो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, इसका मतलब क्या होता है = तो यानी कि 2 डिजिट का नंबर उसका सम कितने, किसके बराबर है 9 के। तो मैं लिख सकता हूँ x + y = 9, क्योंकि जो इन दोनों का नंबर का सम है वो किसके बराबर है 9 के, तो x + y = 9 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, फुल स्टॉप लग गया यहाँ पे, फुल स्टॉप के बाद दूसरी कंडीशन शुरू हो जाती है, हमेशा याद रखना वर्ड प्रॉब्लम में फुल स्टॉप लगती है आगे शुरू हो जाती है, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, जो 9 टाइम्स द नंबर, नंबर है ना, नंबर की बात हो रही है, यानी कि एक्चुअल नंबर की। अब आप बोलो हमें कैसे पता है एक्चुअल की बात हो, रिवर्सिंग की भी तो बात हो सकती है। हमेशा अगर नॉर्मल लिखा है कि नंबर यानी कि एक्चुअल नंबर, रिवर्सिंग के लिए इंटरचेंजिंग अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो वहाँ पे वर्ड होगा यूज़ रिवर्सिंग का, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 9 टाइम्स द नंबर कौन सा आपका 10y + x, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 9 टाइम्स द नंबर, इसका मतलब क्या होता है = ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई और नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। तो नंबर कौन सा ऑब्टेन हो रहा है रिवर्सिंग, 10x + y। आया समझ, थोड़ा कम समझ में आया तो एक बार और देखो, मैं आपको ठीक से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या लिखा था 9 टाइम्स द नंबर इज़ ट्वाइस द रिवर्सिंग नंबर, ये था, ठीक है। तो अब देखो 9 टाइम्स का नंबर 9 से मल्टीप्लाई, द नंबर क्या है आपका 10y + x, है ना। इसका मतलब क्या है = ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, रिवर्सिंग नंबर का मतलब 10x + y। देख लो एक बार आप, समझ में आया। तो यही किया हमने। अब 9 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा आपका 90y + 9x = यहाँ भी मल्टीप्लाई करो तो 20x + 2y,
ठीक है। अब एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाले एक तरफ, या सब एक तरफ ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं 90y माइनस 2y और इसको इधर लेके आ रहा हूँ 20x माइनस 9x। ठीक है, मैंने एक्स और वाई एक तरफ ले लिया। आप चाहे सारे इधर ले आओ, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो 90 माइनस 2y क्या होता है आपका 88y, और 20 में से 9 माइनस करोगे तो 11x होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 88y माइनस 11x इक्वल्स टू 0। इधर आ गया। अब इसमें से कॉमन लो, कॉमन क्या आएगा 11, क्योंकि 11 के 10 में 88 भी आता है और ये भी। तो 8y माइनस x इक्वल्स टू 0। तो 11 में 0 चला गया, है ना। तो 8y माइनस x बराबर 0, ये बचेगी इक्वेशन। यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ से 8y बराबर किसके आ जाएगा, x के। कैसे, ये माइनस एक्स इधर चला गया, तो 8y बराबर किसके आ गया, x के। यहाँ तक देख लो आप, क्लियर है। बिल्कुल कैलकुलेशन कर रहे हैं बस बेसिक। ठीक है, एक्स वाई एक तरफ लेने के बाद इनने कॉमन लिया और इसे सोल्व कर दिया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, तो इसको मानो इक्वेशन 1 और इसको मानो इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखो, आपको एक्स की वैल्यू मिली 8y, आपको तो एक्स वाई वैल्यू निकालनी है। तो अब बस क्या करो, इस वाले यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में एक्स की जगह पुट कर दो। तो पुट एक्स बराबर 8y इन इक्वेशन 1 कर सकते हैं। तो आपकी पहली इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 9। तो आपकी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई बराबर 9, ये है। अब आपकी एक्स की वैल्यू क्या आई थी 8y, तो एक्स की जगह पुट करोगे 8y, और ये पहले से y था इक्वल्स टू 9, 8y प्लस वाई 9y इक्वल्स टू 9। तो ये 9 डिवाइड में आएगा 9/9, आंसर क्या आएगा, y की वैल्यू 1। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब अगर y 1 आ गया तो x क्या आ जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू पुट कर लो, y आ गया जब हमने सोल्व करा। अब x निकाल लो, तो पुट y इन इक्वेशन 2, y को किसमें पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x बराबर 8y, बस अब इसमें पुट कर दो 8 × 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 8। तो y आया 8, x आया वो y आया 1, x आया 8। तो ठीक है, y क्या है हमारा 8 और x क्या है हमारा 1। तो अब ध्यान से देखो, हमें क्या निकालने थे यहाँ पे, नंबर, है ना। तो बस सिंपल है, हमने एक्चुअल नंबर को क्या माना था, एक्चुअल नंबर क्या माना था 10y प्लस x ही तो माना था। तो अब हमें पता चलेगा नंबर क्या होने वाला है, 10 × 1 प्लस 8, यानी कि 10 प्लस 8, यानी कि क्या आएगा हमारा 18, है ना। एक्चुअल नंबर क्या आ गया हमारा 18। तो गैस करना रिवर्सिंग नंबर क्या होगा 81, है ना। तो रिवर्सिंग नंबर क्या होगा 81। तो क्लियर हुआ आप सबको। तो यहाँ से हमने बस आगे क्या इसे पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन ये थी, आंसर आया आपका ये y1। अब इस y को पुट कर दिया x में, x की वैल्यू आ गई 8। तो हमारा एक्चुअल नंबर क्या हो गया 18। अगर एक्चुअल 18 है तो रिवर्सिंग क्या होगा हमारा 81। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो 5 ईयर एगो, अब ये एज वाले क्वेश्चन है। ठीक है, एगो मतलब पहले, ठीक है, हैंस मतलब होता है बाद में। अगर हैंस वर्ड आए कभी भी तो क्या होता है बाद में, एगो मतलब पहले। ठीक है, और लेटर का मतलब क्या होगा बाद में। ठीक है, तो पढ़ो 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे थ्राइस फ्राइस। अभी आप ऐसे सोचो, ऐसा देखना, एक मदर है, ठीक है, उसकी एज मान लो 30 ईयर है। ठीक है, 30 ईयर है, और उसके सन की एज मान लो, अभी ऐसे गैस कर लेते हैं 10 ईयर है मान लो। ठीक है, उसके सन की एज हमारी 10 ईयर है। तो एक बात सोचना, 5 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, 5 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो उसकी मदर की एज कितनी होगी, सोचो 25 ईयर्स पक्का। अब उसके सन की एज कितनी होगी 5 साल पक्का, 5 साल पहले वही होगा, 5 साल का होगा। और मदर की 5 साल पहले कितनी एज होगी 25 साल, है ना। ठीक है, तो अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, ट्वाइस थ्राइस ये वर्ड कभी भी आते हैं तो क्या करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, ये तो समझाया था मैंने। तो ध्यान से देखो, पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे नूरी है और सोनू है। पहले ये यहाँ पे देख लो किसको एक्स मानना है किसको वाई। तो नूरी की एज को क्या मान लो, लेट द एज ऑफ नूरी, नूरी की एज को क्या मान लो आप एक्स, और सोनू की एज क्या हो जाएगी वाई हो जाएगी। ठीक है, ऐसा मान लिया। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो तो क्या बोला है 5 ईयर्स एगो, शुरू से बात करेंगे 5 साल पहले। तो 5 साल पहले का मतलब है जो नूरी की एज होगी, जो नूरी की एज होगी वो पक्का है x-5 होगी।
क्यों? अभी मैंने बताया था ना, मदर की अगर 30 साल अभी प्रेजेंट में है तो 5 साल पहले कितनी होगी? 25। तो आपने क्या करा होगा? 30 - 5 तो क्या होगा, या 5 - 30 क्या होगा? पक्की बात है 30 - 5 क्या होगा, है ना। तो सिमिलरली नूरी की अगर एज आज x है तो उसकी 5 साल पहले कितनी होगी? यहाँ पे लिख देते हैं 5 years ago, 5 years ago। 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी? x - 5, और सोनू की एज क्या होगी हमारी? y - 5 होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं। नूरी वॉज थ्राइस, नूरी जो है, नूरी की जो एज है वो थ्राइस है। थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई होती है, तो नूरी वॉज थ्राइस, और वॉज इज ये वर्ड कभी भी आएंगे तो हमेशा क्या लगाएंगे? इक्वस टू। तो नूरी की एज क्या है? x - 5। अभी से नहीं देखेंगे, इसे भूल जाओ। नूरी की एज क्या है? x - 5। वॉज या इज आए तो इक्वस टू, थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई, एज ओल्ड एज सोनू यानी कि सोनू की एज से, तो यानी कि y - 5। समझ में आया क्या? नूरी की एज जो है वो हमारी 3 साल थ्राइस थी एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी एज x - 5, वोज या इज हो तो इक्वस टू, थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। अब सोल्व कर लो। x - 5 बराबर 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3y - 15, एक्स वाई वाले एक तरफ तो 3x - 5 ये इधर आएगा तो क्या आएगा? -15 + 5 यानी कि माइनस का 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या बोला? 10 ईयर्स लेटर। मैंने बोला था ना फुल स्टॉप के बाद दूसरी स्टेटमेंट शुरू हो जाती है, तो क्या बोला? 10 ईयर्स लेटर। तो 10 ईयर्स लेटर, तो मैंने बताया था लेटर मतलब क्या होगा? बाद में, है ना, बाद में। तो हम इसे नहीं देखेंगे कभी इसमें +10 कर दो, नहीं नहीं, इसमें ही करते हैं। जो आपकी प्रेजेंट एज, हम प्रेजेंट एज में ही माइनस करते हैं और प्रेजेंट एज में ही प्लस करते हैं। ठीक है, तो आपने पहले 5 ईयर्स एगो किया, इसमें तो किया, अब 10 ईयर्स बाद में भी इसमें करोगे। इनका मतलब नहीं है, ठीक है, नहीं देखेंगे क्योंकि बच्चे इसमें कर देते हैं, तो इनमें ही करोगे। तो आपके क्या होंगे? नूरी की एज क्या होगी बताना, सोचो। 10 साल बाद यानी कि x + 10, और सोनू की एज क्या होगी? y + 10 होगी ना। तो क्या बोला है? नूरी विल बी मतलब इक्वस टू, तो नूरी की जो एज है यानी कि x + 10, है ना, विल बी यानी कि इक्वस टू ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, एज ओल्ड एज सोनू यानी कि y + 10 होगा। तो x + 10 इक्वस टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2y + 20, है ना, पहले इसकी इसमें फिर इसकी इसमें, एक्स वाई वाले एक तरफ तो x - 2y इक्वस टू 20 - 10, तो यानी कि x - 2y इक्वस टू 10। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये क्या हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब बस इन दोनों में क्या लगा दोगे आप? एलिमिनेशन, और आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। बस ध्यान रखना है, अगर आपकी कैलकुलेशन करके x और y नेगेटिव आ रहा है तो आप गलत हो, क्योंकि हमेशा सोचो एक बात, क्या एज नेगेटिव हो सकती है? यहाँ पे हम एज ही तो निकाल रहे हैं, तो एज क्या नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये आपका, आप इसे आगे सोल्व करना, इसमें फर्स्ट और सेकंड में बस क्या लगा देना? एलिमिनेशन, आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बस साइन बदलना है क्योंकि x वाले यहाँ पे सेम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, एक बार वो पढ़ते हैं। जो फादर की एज है वो ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, है ना, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना ट्विस्ट है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और इसमें बच्चे हमेशा कन्फ्यूज होते हैं। कैसे? फादर की एज को x मान लिया, ठीक है, और सन की एज को क्या मान लेंगे? y। ठीक है, फिर कहते हैं भैया अब समझ नहीं आ रहा, तो मेरी बात सुनो। एज इज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे हैं। एक बात बताना, क्या दोनों बच्चे सेम होंगे? नहीं होंगे ना, उसके 2 बच्चे हैं। अगर 2 लड़के भी हैं या 2 लड़कियां भी हैं, दोनों की दोनों अलग होंगी ना, सेम तो नहीं होंगी। सेम का मतलब एक जैसी थोड़ी होंगी बिल्कुल। इन्होंने कहीं नहीं बोला है सेम बच्चे हैं ना, तो उसके 2 बच्चे हैं, बस इन्होंने बोला है। तो हमें क्या बनना पड़ेगा? फादर की एज को तो x, ठीक है, और सन 1 जो है उसका मतलब फर्स्ट सन की एज को क्या मानोगे? y। और सेकंड सन की एज को क्या मानोगे? z। ठीक है, अब बोलो भैया हम तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो 3 वेरिएबल आ गए। नहीं, ये क्वेश्चन हो जाएगा एक्स वाई में ही होगा, टेंशन मत लो, z हट भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर हमें क्वेश्चन की बिल्कुल स्टेटमेंट की तरह चलना पड़ता है। तो उसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे सेम तो नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे तो यानी कि अलग अलग, यानी कि इसको y मानोगे और इसको z। समझ गए? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट द फादर एज बी x, फादर की एज क्या होगी हमारी यहाँ पे? x, और फर्स्ट सन की एज क्या होगी? फर्स्ट सन की y, और सेकंड सन की क्या होगी हमारी?
जेड। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस, यानी कि फादर की जो एज है वो ट्वाइस है। फादर यानी कि एक्स है, इसका मतलब क्या होता है इक्वस टू, ट्वाइस का मतलब क्या होता है टू से मल्टीप्लाई किसकी, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, यानी कि उसके एज, उनके बच्चों की एज के सम के, यानी कि 2 इंटू वाई प्लस जेड। समझ में आया? क्या बोला कि जो उसके फादर की एज है वो ट्वाइस है, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई और किसके सम की एज के, उसके 2 चिल्ड्रन की। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आप इसे ही छोड़ दो, ठीक है, इसको आगे मैं सॉल्व करो, क्योंकि फिर एक्स वाई जेड में इक्वेशन बनेगी। हमने यहाँ तक पहले ही स्टेटमेंट पढ़ ली, अभी फुल स्टॉप था, यानी कि आगे बढ़ेंगे अब। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद, तो रुक जाएंगे, जैसे 5 ईयर्स है कोई था ना, अब रुक जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आफ्टर 20 ईयर्स। अब 20 साल बाद की बात हो रही है, तो पक्की बात है उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी, सोचो। अब 20 साल बाद तो एक्स नहीं रहेगी, 20 साल बाद क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 20 होगी। अब मैंने बताया था किसी में चेंज नहीं करते, हमेशा जो प्रेजेंट होता है उसमें चेंज करते हैं, नूरी वाले क्वेश्चन में देखा था। और फर्स्ट सन की कितनी होगी, वाई प्लस 20, और सेकेंड सन की कितनी होगी, जेड प्लस 20 होगी ना। अब आगे बढ़ते हैं। हिज एज का मतलब उसके फादर की एज, हिज एज यानी कि एक्स प्लस 20 विल बी का मतलब भी क्या होता है इक्वस टू, है ना, विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, यानी कि उसके चिल्ड्रन की एजेस के सम के बराबर है, यानी क्या होगा, है ना, सम के बराबर है, यानी कि वाई प्लस 20 प्लस जेड प्लस 20। बताओ समझ में आया क्या हुआ। इन्होंने क्या बोला है कि जो उसके 20 साल बाद उसके जो एज है, जो फादर की एज है, वो बराबर होगी किसके, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके एजेस की सम, मतलब उसके सन की एज कितनी हो गई थी वाई प्लस 20 और जेड प्लस 20, यानी कि इनके एजेस के सम के बराबर होगी। तो एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू वाई प्लस जेड एज इट इज़, और 20 प्लस 20 40, यही होगा, वाई प्लस ये आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोल रखा है, ध्यान से देखना। अब हमें एक्स वाई में चाहिए आंसर, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी पढ़ रहे हैं, और ये क्वेश्चन अगर एक्स वाई में बदल जाएगा तो इजी पड़ेगा। अब जेड दिख रहा है, तो अब ध्यान से देखो, क्या आपको पैटर्न क्रैक कर पा रहे हो, कि अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। कैसे, आपको यहाँ पे वाई प्लस जेड की जगह हटाना है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ से क्या मैं वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आएगी आपकी, एक्स अपॉन 2 आएगी ना। कैसे, ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो एक्स अपॉन 2 होगी, तो एक्स प्लस 20 एज इट इज़, और वाई प्लस जेड की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एक्स अपॉन 2। समझ गए ना, इस वाई प्लस जेड की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, एक्स अपॉन 2 प्लस 40 होगी। तो अब बस हो गया सॉल्व, एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एलसीएम लो क्योंकि पूरा प्लस में, तो 2 एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस 80 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 2 2 4 इक्वल्स टू एक्स प्लस 80, एक्स वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, यानी कि 2x माइनस एक्स बराबर 80 माइनस 40, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, है ना। और आपको क्या निकालना था क्वेश्चन में, फाइंड द एज ऑफ द फादर, और ये फादर की एज क्या थी x, तो यानी कि फादर की एज कितनी होगी 40। बस इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट था ना वो यहाँ पे था, यहाँ पे, और इस स्टेप पे आने के बाद, और इतना हार्ड नहीं है, दोबारा देख लो। अब भाई एक फादर और उसके 2 बच्चे थे, हमने एक्स वाई जेड माना, तो उसके जो फादर की एज थी वो हमारी 2 ट्वाइस थी उसके सम ऑफ द एजेस के, उसके चिल्ड्रन के एज के। 20 साल बाद यानी कि तीनों में प्लस कर देंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे आने के बाद वाई प्लस जेड बन रहा था, तो हमने यहाँ से वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाली, बस 2 को डिवाइड में ले आए, पुट करा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, बस 3 क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ध्यान से देखो क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की तरफ। देखते हैं भाई अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का सिंपल सा मतलब है, एक बोट है, ठीक है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से समझ में आ जाएगा। एक बोट है, ठीक है, और वाटर का फ्लो है, बोट अगर इधर की तरफ चल रही है तो पानी भी इधर की तरफ चल रहा है, मतलब पहले अप स्ट्रीम समझ लेते हैं, ये मैंने डाउन स्ट्रीम बता दिया। देखो डाउन पहले अप स्ट्रीम देखो, अप स्ट्रीम क्या होता है, बोट इधर की तरफ चल रही है, पानी का भाव उल्टा है, यानी कि हम बोट बिल्कुल सीधी चला रहे हैं, पानी का भाव उल्टा चल रहा है, यानी कि उसके अपोजिट में, इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, और बोट भी पानी, मतलब बोट भी इधर चल रही है और पानी भी इधर की तरफ ही चल रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। एक बात सोचो, आप खुद दिमाग लगाना, डाउन स्ट्रीम में मेहनत करनी पड़ रही है अप स्ट्रीम में, सिंपल सी बात है अप स्ट्रीम में, क्योंकि पानी का भाव उल्टा है
और आप बोट सीधी चला रहे हो, तो यानी कि यहाँ पे आपकी एनर्जी का लॉस हो रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है। डाउन स्ट्रीम में दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि यहाँ पे मेहनत करनी नहीं पड़ रही, तो ये क्या होगा आपका डाउन स्ट्रीम। ठीक है, समझ गए ना किस तरीके से हुआ। तो अब ध्यान से देखो, हम यहाँ पे स्ट्रीम को एक्स और वाई मानते हैं, तो यहाँ पे क्या मानोगे आप, लेट द अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई, है ना। अब स्ट्रीम क्या होगी आपकी एक्स माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम क्या होगी आपकी एक्स प्लस वाई। मैंने अभी बोला ना, एक्स मतलब आपकी बोट हो गई, एक्स मतलब आपकी बोट हो गई, वाई यानी कि पानी का फ्लो हो गया, तो अब आपको अपोजिट चलना पड़ रहा है, यानी कि माइनस करोगे एक्स माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम यानी कि बोट भी इधर है, पानी भी इधर है, तो यानी कि क्या होगा एक्स प्लस वाई। ये बस याद रखना, आप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई। समझ में देखते हैं, अ मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम। एक मैन है जो कि बोट को डाउन स्ट्रीम पे चला रहा है, तो सिंपल से उसे मेहनत नहीं करनी पड़ रही, और वो कितने किलोमीटर, इसकी डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसकी, और वो कितने घंटे में कवर कर रहा है डाउन स्ट्रीम पे 2 आवर में, और अप स्ट्रीम में कितने घंटे में कवर, वो कितने किलोमीटर चल रहा है 4 किलोमीटर, और कितने घंटों में कवर कर रहा है 2 घंटे में। तो जब भी स्पीड डिस्टेंस टाइम की बात होगी, तो फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है स्पीड का, क्या होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे आपको बनाओगे केस 1, ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रीम का केस बना रहे हो, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यही होगा। तो और यहाँ पे लिख भी लो, क्योंकि स्पीड हमें पता नहीं, तो लेट द स्पीड बी एक्स, तो हमने स्पीड क्या मान ली बोट की एक्स, तो स्पीड क्या है आपकी एक्स, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हो शुरुआत में डाउन स्ट्रीम के केस में 20 किलोमीटर यानी कि 20, टाइम कितना लग रहा है 2 आवर, यही होगा। डिस्टेंस यही है, और स्ट्रीम अप स्ट्रीम नहीं सॉरी इसे हटाओ, क्योंकि हमने तो यहाँ पे स्पीड ही तो मानी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, क्योंकि वही तो डिक्रीज हो रही है, तो स्पीड क्या होगी अप स्ट्रीम की एक्स माइनस वाई, इसे हटाए थे एक बार, तो स्पीड है डाउन अप स्ट्रीम की एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं 20, और टाइम कितना लग रहा है आपको 2। ठीक है, ये बना, समझ में आया ना क्या हुआ, ऐसा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। स्पीड ये आपने स्पीड मानी थी अप स्ट्रीम की एक्स माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम की क्या होगी एक्स प्लस वाई, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2x माइनस 2y बराबर 20, यहाँ से 2 कॉमन लो तो x माइनस वाई इक्वस टू 20, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2 डिवाइड में आ जाएगा 20 अपॉन 2 यानी कि 10, यानी कि x माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरी, इन टू आर एंड अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम था प्लस 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 प्लस, ठीक है, प्लस डाउन स्ट्रीम था ना। अब देखते हैं केस सेकंड, जिसमें हम अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, यानी कि फॉर्मूला वही लगेगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगा। तो सोल्व करो, स्पीड क्या है आपकी एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस कितनी होगी हमारी 4 किलोमीटर, और हम टाइम कितना लगा रहे हैं 2 आवर, तो 2 से ये कट गया, तो यानी कि एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो बस ये एक्स प्लस वाई बराबर 10 एक इक्वेशन बनी, दूसरी इक्वेशन बनी। अब आपको क्या बताना है, स्ट्रीम बतानी है, तो बस एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो ना। एक बार बता देते हैं, एक बोट है जो कि डाउन स्ट्रीम चल रही है, डाउन स्ट्रीम में प्लस आता है, अप स्ट्रीम में माइनस आता है। स्पीड का हमेशा फॉर्मूला लगेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी हो रही है डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 20, और टाइम कितना लग रहा है 2, सोल्व करेंगे आएगा, और अप स्ट्रीम में आएगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको सोल्व भी कर लेते हैं। एलिमिनेशन लगा लेंगे दोनों इक्वेशन में, तो x प्लस वाई बराबर 10, और दूसरी आपकी इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 2। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे x और y दोनों सेम है, तो साइन वगैरह बदलने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि प्लस का y इससे कट गया, x का x और x 2x, 10 प्लस 2 12, यानी कि x की वैल्यू क्या जाएगी 6। अब 6 को पहले या दूसरे में पुट कर लो, तो पुट x बराबर 6 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इक्वस टू 10, यानी कि हम पुट कर लेंगे तो क्या होगा 6 प्लस वाई इक्वस टू 10, यानी कि 10 वाई की वैल्यू क्या आएगी 10 माइनस 6, यानी कि वाई की वैल्यू आएगी 4। तो x आ गया 6, वाई आ गया 4। अब बस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम निकाल लेना पुट करके। ठीक है, मैं ही कर देता हूँ। तो अप स्ट्रीम क्या होगा आपका x माइनस वाई, यानी कि 6 माइनस 4 यानी कि 2। डाउन स्ट्रीम निकालोगे तो क्या होगा x प्लस वाई, यानी कि 6 प्लस 4 यानी कि 10। क्या क्लियर हुआ आप सबको। इस तरीके से आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चंस, फिर इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थोड़ी वीडियो लेंथी हो गई है, तो फटाफट से फिनिश करते हैं। ठीक है,
तो एक के क्वेश्चन है और एक के, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करते हैं और फिर उसे, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए सारे कंसेप्ट। देखो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर की बात हो गई है, और बस यहाँ पे देखो इंटरचेंजिंग और रिवर्सिंग की बात होती है। तो आपको पता ही है क्या, वही वाले क्वेश्चन है आगे, लेट द वंस डिजिट बी एक्स, है ना। वंस डिजिट को क्या मानेंगे एक्स, और टेंस डिजिट को क्या मानेंगे वाई, ठीक है। एक्चुअल नंबर क्या होगा 10y प्लस एक्स, है ना, और रिवर्सिंग नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई, ठीक है। आपको मैंने बताया था ना, अगर इंटरचेंजिंग या फिर रिवर्सिंग वाले वर्ड आ रहे हैं कहीं भी तो ये वाली चीज़ लगती है, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन। देखो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12, यानी कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक तो पहले, है ना, कि इन दोनों डिजिट का सम किसके बराबर है हमारा 12 के बराबर है, तो x प्लस वाई बराबर 12 हो जाएगा। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12, है ना। अब देखो आगे क्या बोला, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, नंबर ऑब्टेन हुआ इंटरचेंजिंग करके, यानी कि रिवर्सिंग नंबर बाय इंटरचेंजिंग द टू डिजिट एक्सीड का मतलब मैंने क्या बताया था इक्वल्स टू। तो ध्यान से सुनो, जो हमें नंबर ऑब्टेन हुआ है, जो नंबर हमें ऑब्टेन हुआ है वो इंटरचेंज होके हुआ है। इंटरचेंज का मतलब रिवर्सिंग नंबर, तो यानी कि 10x प्लस वाई, और एक्सीड का मतलब क्या होता है इक्वल्स टू, है ना। और गिवन नंबर एक्चुअल नंबर कौन सा है आपका 10y प्लस एक्स, ठीक है। और बाय का मतलब मैंने क्या बताया था प्लस, बाय का मतलब क्या होता है प्लस 18। दोबारा देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई एक जो नंबर ऑब्टेन हुआ है वो इंटरचेंजिंग द टू डिजिट, तो द नंबर ऑब्टेन इंटरचेंजिंग मतलब ये वाला नंबर, रिवर्सिंग वाला एक्सीड का मतलब इक्वल्स टू, ठीक है। और गिवन नंबर कौन सा है आपका, ये डिजिट की बात होगी तो एक्स वाई, और नंबर की बात होगी तो इन दोनों पे बात होगी, ठीक है। बाय 18, बाय का मतलब क्या होता है प्लस, याद रखना बाय का मतलब मैथ में क्या होगा प्लस। तो अब इसे सोल्व कर लो, एक्स वाले एक तरफ ले लो, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इक्वल्स टू 18, ऐसा होगा। 10x माइनस एक्स क्या होगा 9x, और इसको इसमें माइनस करोगे 9y इक्वल्स टू 18, यहाँ से 9 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/9, यानी कि 9 2 सा 18, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2। तो बस इन दोनों में इसे इक्वेशन 1 मानना, इसको इक्वेशन 2, और एलिमिनेशन लगा देंगे तो कर देते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, वाई से वाई कट, x प्लस एक्स 2x, 12x वो 12 प्लस 2 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 14/2, यानी कि 7। अब 7 को y में पुट कर देना, मतलब किसी भी इन दोनों में से इक्वेशन में किसी में भी, तो अगर इसमें पुट कर दूंगा तो मैं क्या आंसर आएगा आपका 7 माइनस वाई बराबर 2, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 2, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी 5। तो बस अब आप यहाँ पे नंबर बोला है तो ये इसमें पुट कर देना और इसमें पुट कर देना, आपके दोनों नंबर पता चल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, बेसिक था। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आज का लास्ट। अ टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू, देखो फिर से डिजिट नंबर की बात होगी तो क्या करेंगे हम यहाँ पे फिर से लेट करेंगे, आप एक बार खुद से ट्राई करना इसको, लेट द फर्स्ट डिजिट भी एक्स, मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ, और टेंथ डिजिट को क्या मानेंगे हम यहाँ पे वाई, है ना। एक्चुअल नंबर को क्या मानेंगे 10y प्लस एक्स, और रिवर्सिंग नंबर को क्या मानेंगे 10x प्लस वाई, ठीक है, समझ गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब एक मेरी बात सुनना, कोई बच्चा ना इसको वाई मानता है, इसको एक्स, तो इनके उल्टे आते हैं, तो आप इस फॉर्मेट में करो जब भी सही है, और वैसे करना चाहो वैसे भी ठीक है, ठीक है। आगे देखो, अ टू डिजिट नंबर, जो टू डिजिट का नंबर है इज इक्वल टू, तो टू डिजिट नंबर कौन कौन से हैं आपके, जो है एक पढ़ लेते हैं, अ टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो जो टू डिजिट का नंबर है, नंबर तो यही है, नंबर की बात होगी, मैंने बोला था ना ये होगा, और डिजिट की बात होगी तो इनकी और इनकी बात होगी, ठीक है। तो टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू, यानी कि टू डिजिट का नंबर यही होगा 10y प्लस एक्स, इसका मतलब क्या होता है इक्वल्स टू का साइन, इज इक्वल टू 7 टाइम्स, 7 से मल्टीप्लाई द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि उन दोनों डिजिट का सम, यानी कि x प्लस वाई होगा नहीं होगा पक्का। अब देखो 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 7 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 7x प्लस 7y, अब शफल कर लो इनको, तो 10y माइनस 7y प्लस एक्स माइनस 7x इक्वल्स टू 0, और 10 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 3y, और इसमें करोगे माइनस 6 इक्वल्स टू 0। बस हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लो, 3 कॉमन ले लो, y माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं
फुल स्टॉप के बाद मैंने बोला था दूसरी स्टेटमेंट शुरू हो जाती। तो देखो, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, जो नंबर हमारा फॉर्म हुआ है रिवर्स करके, रिवर्स कौन सा है, ये है ना, तो 10x प्लस वाई, ठीक, रिवर्सिंग डिजिट इज लेस देन, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखना यही है बस स्टेटमेंट, इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 18, बाय का मतलब मैंने क्या बताया था, माइन प्लस, बाय का मतलब क्या बताया था मैंने, प्लस, देखो इस वाले क्वेश्चन में बाय था, हमने क्या लगाया था, प्लस 18, है ना, पर यहाँ पे ध्यान से देखो इनमें क्या लिखा है, इज लेस देन, लेस देन है वो ओरिजिनल नंबर के, ओरिजिनल नंबर कौन सा है आपका, ये 10y प्लस एक्स, है ना, एक्चुअल नंबर ओरिजिनल नंबर यही होता है 10y प्लस एक्स, और वो लेस देन है, लेस देन है किससे, 18 से, लेस देन आ रहा है ना, लेस देन आएगा इसलिए यहाँ पे आएगा -18, समझ गए, यहाँ पे तो कुछ नहीं बोला था, बाय का मतलब सीधा प्लस लिख दिया था, यहाँ पे क्या बोल दिया कि जो रिवर्सिंग नंबर है वो इसका मतलब इक्वल्स टू वो ओरिजिनल नंबर के लेस देन है कितना, 18, तो ओरिजिनल नंबर क्या है 10y प्लस एक्स माइनस 18, बस अभी सोल्व कर दो आपका आंसर। तो आपकी इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पे 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y प्लस इक्वल्स टू 18, देखो 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इक्वल्स टू -18, ठीक है, अब यहाँ से 9x और इसे सोल्व करोगे -9y और इक्वल्स टू में क्या बचेगा -18, यहाँ से 9 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -18, अब इससे कट जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी x माइनस वाई बराबर -2, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, बस y की जगह 2x पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे सोल्व करना, बहुत ईजी है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर भी फिनिश हुआ, अच्छे से सारी वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेना, मैंने ज़्यादा फोकस वर्ड प्रॉब्लम्स भी किया है, तो और करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, चैप्टर नंबर 4। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।